S, and once again I welcome you all in the Industrial Relations lecture series of UPSC, EPFO, AO and EO exams. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने उसमें डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. उसके बाद हमने डिस्कस की वेरियस अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस. एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेजेस ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि आज हम बात करेंगे कि कैसे लेबर मूवमेंट की हमारी कंट्री में एवोल्यूशन हुई. ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ कि जो भी हिस्ट्री है हमारी लेबर मूवमेंट्स की, जो भी हिस्ट्री है हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में जो हुई फ्रॉम, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, हम इसको हम कैटेगराइज करते हैं वेरियस स्टेजेस में. तो पहली स्टेज जो है जैसे कि वो प्री 1918, यानी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले 1918 से पहले क्या जो कंडीशन थी वहाँ से लेके उसके बाद देन वर्ल्ड वार 2, उसके बाद हम मतलब वर्ल्ड वार 2 के ड्यूरेशन में जो बिटवीन दी वॉर्स क्या स्टेज रही लेबर मूवमेंट्स की, उसमें हम स्टडी करेंगे. और उसके बाद 1947 के टाइम पे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब लेबर्स की क्या कंडीशन थी, लेबर मूवमेंट कैसी चली, उसके बाद फिर हम प्रेजेंट जो कंडीशन है उस पर डिस्कस करेंगे. तो मैंने क्या किया है, ये बेसिकली जो लेक्चर है ना, इसमें ज़्यादातर आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट्स और फिगर्स हैं. ठीक है, कि कब लॉ आया, कौन सा लॉ आया, फिर हु वाज द प्राइम, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल था उस लॉ को लाने के लिए. ठीक है, कई प्रोमिनेंट लीडर्स मिलेंगे आपको. ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो है चीज़ें वो याद रखने वाली हैं. ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ नहीं है, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स याद रखने हैं. आज के लेक्चर्स में यही होगा कि आपको ज़्यादातर फैक्ट्स और फिगर्स याद रखने हैं. ठीक है, तो कि कौन सा लॉ कब आया, कौन से ईयर में आया, बड़े सारे हमें फर्स्ट आपको लेबर मतलब लॉज जो हैं वो देखने को मिलेंगे. फैक्ट्री एक्ट कब आया, लेबर प्रोटेस्ट सबसे पहले कब हुई, तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. तो मतलब आप कह लीजिए कि दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया. ओके, और हम इसको स्टेजेस, मैंने मतलब ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कैटेगराइज किया है कि अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी हमने यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टेज 1 की जब हम बात करते हैं, इट इज़ प्रायर टू वर्ल्ड वार 1. ठीक है, वर्ल्ड वार 1 से पहले. ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड वार 1 से पहले यानी 1918 से पहले वाला का फेज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले इसमें चीज़ क्या है कि बिगिनिंग विद दी, क्या सबसे पहले स्टार्ट हुआ यहाँ पे अप्रेंटिस एक्ट आया 1850 में. ठीक है, तो अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं हैंड रिटन तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कीवर्ड अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1850. तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि जो लेबर मूवमेंट का जो सबसे पहला एक्ट हमारी कंट्री में आया वो 1850 में आया अप्रेंटिस एक्ट के साथ. अप्रेंटिस का देखो बेटा, अप्रेंटिस का मतलब होता है स्किल, बेसिकली स्किल डेवलप करना. ठीक है, अप्रेंटिस का मतलब होता है कि जब हम लो वेज पे कोई काम कर रहे हैं लेकिन जिसके साथ हम कोई स्किल सीख रहे हैं. ठीक है, तो अप्रेंटिस एक्ट में क्या था, बेसिकली यहाँ पे स्किल सिखाई गई. ओके, और यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो एक्ट है ये बच्चों से ज़्यादातर जुड़ा हुआ था, कि अगर कोई बच्चे जो हैं वो कोई, आप मान लीजिए कोई ऑफेंस करते हैं बच्चे, कोई क्राइम जो है वो करते हैं. ठीक है, तो उनको प्रिजन में डालने से पहले, मतलब जेल में उनको डालने से अच्छा है कि उनको, जैसे आजकल की डेट में जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ, तो उनको क्या किया गया, जुवेनाइल लेजिस्लेशन की गई. ओके, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 18, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको क्या किया, अगर वो किसी क्राइम में इंडल्ज्ड हैं तो उनको अप्रेंटिस, मतलब उनको कोई स्किल सिखाई जाए. ठीक है, रादर देन कि उनको पनिश करना है, उससे बेटर है उनको स्किल सिखाई जाए ताकि वो आगे कोई काम कर पाए, एम्प्लॉय हो पाए. ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट का उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए. ठीक है, तो ये अप्रेंटिस एक्ट 1850 में आया था. तो इसको बोलेंगे कि ये सबसे पहला लेजिस्लेशन था. दिस वॉज फर्स्ट लेजिस्लेशन विच डेल्ट विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब कि जो बच्चों के साथ जो डील किया, जो लेजिस्लेशन, पहला जो लेजिस्लेशन जो बच्चों के साथ, चिल्ड्रन के साथ जो डील किया, दैट वाज अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1850. आपने याद रखना है. ठीक है, उसके बाद ये चीज़, पहली चीज़ आपने याद रखनी है, अप्रेंटिस एक्ट 1850, चिल्ड्रन, रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ये चीज़ आपने याद रखनी है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या याद रखना है कि देखिए कुछ लीडर्स थे, अर्ली लीडर्स थे, जैसे एस बेंगाली, वेरी इंपॉर्टेंट, एस बेंगाली. ठीक है, शशिपदा बैनर्जी इंपॉर्टेंट, NM लोखंडे जी सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये आपने नाम याद रखने, ये तीनों नाम अपने नोट्स में लिख लीजिए, एस बेंगाली जी, ठीक है, शशिपदा बैनर्जी और NM लोखंडे. ठीक है, कैसे, अब आगे मैं आपको और बताती हूँ उसके बारे में. देखिए क्या हुआ था, क्या कि जो ओरिजिन है ना, जो ओरिजिन है किसका, ओरिजिन जो है लेबर मूवमेंट का हमारी कंट्री में, आप कह सकते हो कि लेबर प्रोटेस्ट का, वो 1860s में स्टार्ट हो गया था. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि लेबर एजिटेशन एक हुई थी जिसमें 1200 जो रेलवे वर्कर्स जो हैं उन्होंने एजिटेट किया था. लेकिन ये तो एक इवेंट हुआ था ये ऐसा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट रहा 1875.
देखिए आप अपने नोट्स में लिखिए, सबसे पहले 1850 में क्या किया आपने, अप्रेंटिस एक्ट किया, ठीक है, अप्रेंटिस एक्ट आया, ये याद रखना आपने, सबसे पहला लॉ बच्चों के लिए लेजिस्लेशन, सबसे पहली याद रखना अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1850। उसके बाद आया 1875। 1875 जो है ना, ये फर्स्ट लेबर प्रोटेस्ट था। क्या था? फर्स्ट लेबर प्रोटेस्ट था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। किसके रिलेटेड था ये? सिचुएशन ऑफ वर्कर्स के रिलेटेड, ठीक है, कि वर्कर्स की क्या सिचुएशन है उसको लेके, और ये कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। कब हुआ? 1857 में हुआ। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और किसके अंडर हुआ? लीडर कौन थे? तो एस एस बंगाली जी थे, जैसे मैंने कहा कि एस एस बंगाली जी, एन एम लोखंडे, ये नाम आपने याद रखने हैं, एस एस बंगाली जी के अंडर। उसके बाद आपने ये कीवर्ड जो है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, क्या आया था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था वो कब आया था? 1881 में आया था। जिससे कि क्या हुआ, देखिए जब भी कोई एक्ट आता है, कोई लॉ पास होता है, तो उससे मासेस में ज़्यादा अवेकनिंग आती है। जब भी हम कोई, अब देखिए आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब कोई सोशल, मान लीजिए कोई किसी सोशल इवल को इरेडिकेट करना है हमारी सोसाइटी से, तो हम कहते थे कि भाई इसका लॉ बनाओ। सिर्फ लोगों को अवेयर करने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज बने होंगे, एक्ट्स बने होंगे, तो ज़्यादा पावरफुल लगेगी, है ना बात। तो यहाँ पे ये जो जब एक्ट आया 1881 का, जब फैक्ट्री एक्ट आया था, उससे जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबर क्लास थी, ठीक है, उनमें ज़्यादा अवेकनिंग हुई कि एक कंक्रीट अप्रोच जो है, कुछ कंक्रीट अप्रोच जो है वो आई है, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट आपने याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अप्रेंटिस एक्ट 1850, फिर हमने पढ़ा 1875 का बॉम्बे में जो सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, लेबर प्रोटेस्ट बॉम्बे में हुई थी, आपने याद रखना है 1875 में एस एस बंगाली जी के अंडर। तो ये क्रोनोलॉजी ऐसे है, ठीक है, ओके। उसके बाद आया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद 1884 में क्या हुआ? 1884 में एक मोमेरेंडम जो है वो प्रेजेंट किया गया। लगभग 5000 वर्कर्स थे बॉम्बे फैक्ट्री लेबर कमीशन के, जो किसके अंडर थे? एन एम लोखंडे के अंदर थे अगेन, ठीक है। उसके बाद ये जो एन एम लोखंडे जी हैं, जिनका पूरा नाम नारायण मेघाजी लोखंडे था, इन्होंने फाउंड की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन ऑफ 1890, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि पहली एक लेबर मूवमेंट थी। क्या थी? फर्स्ट लेबर मूवमेंट थी। अब देखो, मैंने आपको बोला कि एस एस बंगाली जी इंपॉर्टेंट लीडर हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट लीडर हैं? क्योंकि उन्होंने 1875 में जो है फर्स्ट, मतलब आप कह सकते हो कि सिचुएशन ऑफ वर्कर्स को लेके पहली बार बॉम्बे में इन्होंने क्या किया? लेबर एजिटेशन की, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आया 1881 में, क्या आया? 1881 में फैक्ट्री एक्ट आया। उसके बाद इंपॉर्टेंट लीडर एन एम लोखंडे जी। एन एम लोखंडे जी के अंडर क्या हुआ? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनी। ये कब बनी? 1890 में। कब बनी? 1890 में। क्रोनोलॉजी आपने याद रखनी है, ठीक है। 1890 में ये बनी और ये पहली ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट थी, ठीक है। और एन एम लोखंडे जी ने देखिए बड़ी सारी बातें की वर्कर्स को लेके, वर्कर्स की प्लाइट को लेके, कि वर्कर्स के बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। वीकली हॉलीडे रखिए, जैसे अभी हमें पता है कि हाँ जी संडे को नॉर्मली, मतलब एवरी संडे इज हॉलीडे, है ना, दिस वी नो वाई। अब ये संडे हॉलीडे क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं, हमें एक दिन की ब्रेक चाहिए। सो एवरी वर्कर, एवरीबडी हु इज एम्प्लॉयड, एवरीबडी हु इज वर्किंग, ही और शी नीड्स सम रेस्ट, है ना, थोड़ा टाइम चाहिए उसको रेस्ट करने के लिए, काम करने के लिए थोड़ा रेस्ट भी चाहिए बॉडी को। तो उसके लिए एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी जाती है, ठीक है, नॉर्मल। अब उस टाइम पे कोई ऐसा वीकली हॉलीडे जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हम इस टाइम की बात कर रहे हैं, तब ऐसा कोई हॉलीडे की या ब्रेक वैसा कोई, या लंच ब्रेक। अब देखिए अभी भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप जाओगे ना, वहाँ पे लंच ब्रेक का कोई प्रोविजन नहीं होता। कोई ऐसा फॉर्मल लंच ब्रेक का कोई प्रोविजन नहीं है। वो लोगों ने खुद से कि हाँ कभी आप एक बंदा लंच कर लेगा, कभी दूसरा चला जाएगा, 10 मिनट फटाफट लंच किया, बैक टू वर्क, ठीक है, इस तरीके से। तो कहीं पे कई ऑर्गेनाइजेशंस में, कई ऑफिस में देखेंगे लंच ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो अब खैर काफ़ी बेनिफिट्स, पीपल आर क्वाइट अवेयर, एम्प्लॉयज़ आर क्वाइट अवेयर। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया हो, वी हैव लाइक एम्प्लॉयज़ को इंटरनल कस्टमर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो अलग बात है। बट ऐसे मैं बात कर रही हूँ कि उस टाइम पे ऐसा लंच ब्रेक जैसा कॉन्सेप्ट या
या कोई हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, जैसा अभी जैसे हमारे पास CLs होती हैं, आप कहीं पे ऑफिस में काम करोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में यू हैव कैजुअल लीव्स, यू हैव मेडिकल लीव, यू एटसेट्रा अदर लीव्स ऑल्सो, बट उस टाइम पे वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पे इस टाइम पे NM लोखंडे जी ने बात की कि वीकली हॉलीडे होना चाहिए, 30 मिनट्स ब्रेक रेस्ट होनी चाहिए इन अ डे, कि अगर मतलब लेबर है 8 घंटे काम करें, 9 घंटे काम करें, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक जो है वो इन बिटवीन देना चाहिए लेबर्स को, राइट, और ये मिला भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई। उसके बाद देखिए एक लेबर मैगजीन आती थी दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु, उसके भी NM लोखंडे जी जो हैं, ही वाज आल्सो लाइक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो NM लोखंडे जी थे। अदरवाइज जो दीन बंधु है, ये जो लेबर मैगजीन है, इट वाज फाउंडेड बाय कृष्णराव पांडुरंग जी, ठीक है। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा शायद कि कृष्णराव पांडुरंग जी ने दीन बंधु जो लेबर मैगजीन है वो उसको पब्लिश किया था, ठीक है। फाउंडर यही थे, लेकिन NM लोखंडे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस, ओके, लेबर मैगजीन। ऑलराइट, देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, दिस इज बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स, जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बीच का जो फेज है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके इन बिटवीन यहाँ इससे पहले रशियन रेवोल्यूशन जो है वो भी स्टार्ट हुई थी 1917 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंट्री हो जाती है गांधी जी की। गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई 1918 में। ये हमें पता ही है कि गांधी जी की, मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें गांधी जी के बारे में सारा बताया था, जो भी उन्होंने लेबर मूवमेंट्स किए। सो गांधी जी जो है ही वाज क्वाइट पॉपुलर इनटू मासेस। वो उन्होंने कॉमन लोगों के साथ, कॉमन मासेस के साथ, इतनी भीड़, लाखों लोग गांधी जी के पीछे क्यों चल पड़ते थे, क्योंकि उन्होंने कॉमन मासेस के प्रॉब्लम्स को समझा, उन्होंने वर्कर्स को समझा, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर जो है वो लेबर क्लास ही थी हमारी सोसाइटी में, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, इंडियंस को, पूरे इंडियंस को उन्होंने लेबर क्लास बना के रखा था। सो गांधी जी वो कनेक्टेड टू द लेबर्स, गांधी जी ने लेबर्स की प्रॉब्लम्स को समझा, मासेस को अपने साथ कनेक्ट किया, राइट। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी 1918 में। तो दैट्स वाई गांधी जी वाज क्वाइट पॉपुलर इनटू द मासेस, बिकॉज उन्होंने लेबर को, वर्किंग क्लास को अपने साथ जोड़ा, वर्किंग क्लास की प्लाइट को समझा उस टाइम पे, ठीक है। तो 1918 में उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई थी। बाकी पूरा हिस्ट्री में मैं करा चुकी हूँ गांधी जी के बारे में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल वी आर लाइक वी हैव टू स्टिक टूवर्ड्स कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी हम हिस्ट्री जान रहे हैं, उसके एवोल्यूशन जान रहे हैं हमारी कंट्री में कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट यूनियन जो है वो स्टार्ट हुई बाय मद्रास, अंडर मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है। मद्रास लेबर यूनियन बनी पहली यूनियन, ठीक है। मद्रास लेबर यूनियन बनी कब बनी? 1918 में बाय BP वाडिया जी। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद देखिए 1919 ईयर की जब मैं बात करूँ, 1919 का ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम पे, वैसे तो 1919 ईयर की और भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ की स्पेसिफिकली बात करूँ तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ILO का अलग से भी एक मतलब मैं बता दूंगी आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1919 में बनी थी ILO, और इस टाइम पे ट्रीटी हुई थी वर्सेलिस की। देखिए 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जस्ट हैड एंडेड अप, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अप हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी, ओके। अब ये वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी। इंडिया जो है ये इसका एक फाउंडिंग मेंबर बना ILO का, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मिस्टर MN मुंशी जी थे, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ILO में, ठीक है। और देखो अब क्योंकि एक वेव चल पड़ी थी, मतलब एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनली एक लेबर की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना था, ठीक है। तो इंडिया में एज अ रिजल्ट उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट आया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। क्या बनी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। कब बनी? 1920 में, ठीक है। कब बनी? 1920 में। ये चीज आपने याद रखनी है। और पहली यूनियन कौन सी बनी थी? इट वाज मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है, विच वाज फाउंडेड 1918, ओके, 1918। फिर 2 साल के बाद यानी 1920 में AITUC बनी, विच इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, विच वाज फाउंडेड इन 1920। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस थी, यानी जो फर्स्ट सेशन था ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये अक्टूबर 31, 1920 में स्टार्ट हुआ था इन एम्पायर थिएटर बॉम्बे में, और लाला लाजपत राय जी जो थे इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। यानी आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, वो कौन बने? जो हमारे मतलब वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो थे, विच वॉज लाला लाजपत राय जी, ये बने
पहले फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने किसके, AITUC के, विच इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि कब बनी थी, 1920 में बनी थी। 31 अक्टूबर को इसकी सेशन जो है, पहला सेशन वो बैठा था, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो 1920 में AITUC बनी, उसके बाद 2 और एक्ट्स आए, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का। अभी जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया, इसमें भी वर्कर्स की प्लाइट को डिस्कस किया गया, और जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929 का, ऑब्वियसली इसमें डिस्प्यूट्स को डिस्कस किया गया। डिस्प्यूट्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये चीज़ें, ये सारे ये बड़े की पॉइंट हैं, इसके अंदर और भी बड़ी सारी चीज़ें थी, बट मैंने बिल्कुल जो हाईलाइट्स थे ना वो आपके लिए लेके आई हूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जिसके बारे में पूछ सकते हैं, ओके। रॉयल कमीशन ऑन लेबर बनी 1929 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो है 1929 में आई। जॉन हेनरी व्हाइटले कमेटी जो है, जॉन हेनरी व्हाइटले कमेटी जो है, इस पे कहती है कि रिलेशंस ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की बात करती है। उसके बाद ये कमेटी जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखना है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो है ये कब हुआ था, 1929 में हुआ था, ठीक है, ओके। और जॉन हेनरी व्हाइटले जो है, जॉन हेनरी व्हाइटले कमेटी भी इसको कहा जाता है, कि इन्होंने इस रिलेशंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बताया, और उसके बाद इस कमेटी की जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई थी। अब इस रिपोर्ट का, ये जॉन हेनरी व्हाइटले कमेटी रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 की क्या इंपॉर्टेंस है। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है, 1929 की जॉन हेनरी व्हाइटले कमेटी भी इसको कहा जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इसके बाद क्या हुआ, रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 आने के बाद क्या हुआ कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पास हुआ, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में क्या था, इसमें मतलब जो भी लेबर कंडीशंस हैं उनको डिस्कस किया गया, ठीक है। प्लांटेशन को लेके, जो प्लांटेशन लेबर है उसको लेके चीज़ें डिस्कस की गई पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1937 में, 1936 में सॉरी। उसके बाद आया ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है 1938 में आया, ठीक है, जिसमें कहा गया कि भाई आपने कॉन्साइलेशन ऑफिसर जो है वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए रखना है। कॉन्साइलेशन मतलब आपने एक मीडिएशन ऑफिसर रखना है। अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, तो आपने एक थर्ड पार्टी लानी है। थर्ड पार्टी लानी है, इन्हें ट्राईपार्टाइट पार्टी रेजोल्यूशन की इन्होंने बात की, जिसको कहा गया कॉन्साइलेशन, मतलब कॉन्साइलेशन मतलब वन हु विल कॉन्साइल, ठीक है। तो कॉन्साइलेशन ऑफिसर रखा गया, इसको मीडिएशन, आज के टर्म में इसको मीडिएशन ऑफिसर भी कह सकते हैं, वन हु विल मीडिएट, ठीक है। तो क्या मैंने आपको बोला कि रॉयल कमीशन ऑफ लेबर आई 1929 में, जिसके तहत दो एक्ट्स आए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ, मतलब एज अ रिजल्ट उसके दो एक्ट्स आए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936 और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1938, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड मतलब जो दो वर्ल्ड वॉर्स हो रही थी, ठीक है, उसके ड्यूरिंग और उसके बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट ये आया कि इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आई, जो कि MN रॉय जी ने लीड की थी 1941 में। ये बनी, क्या बनी, इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन। याद रखना, इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन बनी थी 1941 में अंडर MN रॉय जी, ठीक है। पहली मीटिंग जो है उसके बाद, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन, कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, क्या, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ILC भी इसको कहा जाता है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है, इसकी जो पहली मीटिंग है, इसकी जो पहली मीटिंग है ये कब हुई थी, 1942 में हुई थी। और इसको किसने अटेंड किया था, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अटेंड किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राइपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, बट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इज मोर पॉपुलर। 1942 में सबसे पहले BR अम्बेडकर जो है ये इसके बने चेयरमैन, आप कह सकते हो, इसको अटेंड किया था, ठीक है। ये किस लिए बनी थी, टू सेफगार्ड सोशल सिक्योरिटी, जो भी वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना काम करने के लिए, ठीक है, और वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स आपस में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और एक लेबर पॉलिसी की फॉर्मुलेशन हो, ओके, एक लेबर पॉलिसी की फॉर्मुलेशन हो, ताकि कंपल्सरी रिकॉग्निशन मिल पाए ट्रेड यूनियंस को। जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको कंपल्सरी रिकॉग्निशन मिल जाए, ठीक है। इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है, पहली मीटिंग का ये एजेंडा था, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कब हेल्ड हुई थी, फर्स्ट जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी 1942 में हुई थी, और किसने इसको प्रिजाइड किया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया। ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया
इसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी कहते हैं 1946 का, जिसमें क्या किया गया, टर्म्स, ये रेगुलेटिंग मतलब स्टैंडिंग एक्ट ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, यानी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 में, इसमें क्या किया गया, इसमें सर्विस की टर्म्स और कंडीशंस को डिस्कस किया गया, मतलब सैलरी कितनी होगी, वर्किंग आवर्स कितने होंगे और क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस को इस पूरे स्टैंडिंग ऑर्डर में डिस्कस किया गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 जो है ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 व्हाट विल इट डू, इट विल सेटल द डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो एस्टैब्लिश हुई 1947 में, जिसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे गुलजारीलाल नंदा जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1947 में, और विद द एफर्ट्स ऑफ गुलजारीलाल नंदा जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद हिंद मजदूर सभा बनी। हिंद मजदूर सभा कब बनी थी, 1948 में बनी थी। कब बनी थी हिंद मजदूर सभा, 1948 में, ठीक है। अंडर द मतलब को अंडर द बैनर ऑफ, मतलब किसके अंडर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अंडर, आज के डेट में हम जिसको समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ बना ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, ठीक है। भारतीय मजदूर संघ जो है आरएसएस वालों का, यानी राष्ट्रीय सेवक संघ वालों का भारतीय मजदूर संघ के नाम से ट्रेड यूनियन बनी। बेसिकली दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो भारतीय मजदूर संघ के नाम से आरएसएस वालों ने जो है एक भारतीय मजदूर संघ बनाया। कब बनाया था, 1955 में, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है, नहीं लास्ट स्टेज जो भी प्रेजेंट की है, उससे पहले की वी हैड अ स्टेज कॉल्ड एज, जिसको हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। जब हमें इंडियन इंडिपेंडेंस होगी 1947 की, उसके बाद क्या एवोल्यूशन आई, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने एम्फेसिस किया, ट्रेड यूनियन पे एम्फेसिस किया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जा चुके थे होली सोली, अब इंडियंस ने ही जो है दे हैड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। तो उन्होंने क्या किया, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले एक लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी आई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। वैसे बीच में और भी एक दो चीज़ें और भी हुई जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसको रेगे कमेटी भी कहा जाता है, 1944 से स्टार्ट हुई, 46 में लगभग उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी थी, ठीक है। इसमें ये जो रेगे कमेटी है, इसमें क्या डिस्कस किया गया, इसमें जो भी आप कह सकते हो कि जो वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन, सबसे पहले उनकी वर्किंग कंडीशन, उनकी एजुकेशन, ठीक है, और क्या वो स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स में रहते हो तो स्लम्स की कंडीशन क्या है, उनको हाउसिंग कैसे प्रोवाइड करनी है। आप कह सकते हो कि मतलब पूरे का पूरा वर्कर, एक पूरे वर्कर को उन्होंने जो है एक मेन फोकस एरिया रख के वर्कर्स को ये लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है बिठाई थी। लगभग 44 में ये बैठी थी और 46 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है। उसके बाद आया जी देखो हमें पता है कि 1951 ऑनवर्ड्स जो है 5 ईयर प्लान आना स्टार्ट हो गए थे। तो 1951 में जैसे ही हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, तो सबसे पहला टारगेट इस पे था प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट पे, मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस। फिर चाहे वो मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, बट हमारा टारगेट यही था कि हम इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करें। इंडस्ट्रियल पीस तभी मेंटेन होगा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्जीनियल, बीच में थोड़े फ्रेंडली रिलेशन होंगे, अच्छे हेल्दी पीसफुल रिलेशन होंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पीस एस्टैब्लिश करें और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट को कैसे देखें, ठीक है। उसके बाद एक कोड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इंडस्ट्रीज भी आया था 1958 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्रोनोलॉजी, इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें आपको कुछ डेट्स, आपको कुछ एक्ट्स याद रखने हैं एज सच, कि अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ना हो, ठीक है, एवोल्यूशन पढ़ना हो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इंडस्ट्रियल ये लॉज का, तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है 1966 में बनी थी। चेयरमैन इसके बने थे जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर जी, ठीक है। उसके बाद एक बोनस एक्ट आया था 1965 में, दिस यू नीड टू रिमेंबर, 1965 में बोनस एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, ओके, इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट स्टेज, तो प्रेजेंट स्टेज हमें पता है कि 4 लेबर लॉज हैं। देखिए बहुत सारे लेबर लॉज हैं, बहुत सारे लेबर लॉज हैं, उनको कंसोलिडेट करके 4 लेबर लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 4 लेबर लॉज में उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो हुआ क्या था बेसिकली कि देखो मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल कमीशन ऑन लेबर बैठी थी। ये देखो, यहाँ फिर से आपको बताती हूँ, ये देखो, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर का बैठी थी 1966 में। ये ईयर सारे याद रखने हैं। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर का बैठी थी 1966 में,
ठीक है। ईयर क्या था 1966 का, ये क्या था फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। उसके बाद जब सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर बैठी ना, ये देखो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जब बैठी 1999 में, आफ्टर सो मच गैप, ठीक है, 1999 में इसके चेयरमैन कौन बने, रविंद्र वर्मा जी। कौन बने, रविंद्र वर्मा जी, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, ये जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर बैठी थी ना अंडर रविंद्र वर्मा जी, इन्होंने कहा था कि कुछ नया इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इट इज टाइम टू, यहाँ पे ये कुछ थोड़ा स्पेलिंग एरर है, ठीक है, नोट्स में मैं ठीक कर दूंगी, नोट्स आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है, वट एवर आई हैव रिटन, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, हैज रिसेंटली स्टार्टेड, ये इन्होंने क्या किया कि जो लेबर लॉज हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। ये सेकेंड नेशनल कमीशन ने बात रखी थी कि लेबर लॉज को चेंज करने की जरूरत है। जो आज की डेट में हमने ये सारे लेबर लॉज चेंज कर दिए 2020 में ये सारे लेबर लॉज को कंसोलिडेट किया गया था। अभी पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टेट्स ने अभी उस पर येस नहीं करी है, ठीक है। तो वंस दैट विल डन तो ये पूरा एक तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये जो 2020 में लॉज को कंसोलिडेट किया था, ये बेसिकली बात 1999 में की गई थी, रविंद्र वर्मा जी ने की थी ये बात, जब सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर बैठा था, ठीक है। तो उसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया 2020 में, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या था, देखिए 29 सितंबर 2020 को ये जो लेबर कोड्स हैं, इनको बहुत सारे लेबर कोड्स थे। कितने थे, 29 थे, ठीक है। कितने थे, 29। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो कि 29 लेबर कोड्स थे, 29 लेबर लॉज थे, ठीक है। इनको कंसोलिडेट करके 4 लॉज बना दिए गए। और कब बनाए, डेट कैसे याद रखनी है, क्योंकि ये 29 लॉज हैं तो डेट भी 29 ही है, ठीक है। 29 सितंबर है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी। तो सितंबर जो है वो भी 9th मंथ ही होता है, ठीक है, 9th मंथ होता है, ओके। तो 29 लॉज हैं, 29 सितंबर, 29 यानी सितंबर 2020 में इनको कंसोलिडेट करके जो है 4 लॉज बना दिए गए। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखो लॉज कितने थे टोटल, 29। अब इन सभी लॉज को एक एक करके हमने पढ़ना है, ठीक है, सभी लॉज को हमने एक एक करके पढ़ना है। बट अभी आप इतना याद रखिए कि ये जो 4 लॉज हैं, क्योंकि ये मेन ये 4 लॉज हैं, इसके अंदर फिर बाकी 29 लॉज आ जाते हैं, ठीक है। ये जो 4 लॉज हैं ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट है लेबर कोड ऑन वेजेस, सेकेंड है लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, थर्ड इज लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड फोर्थ इज लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो लेबर कोड ऑन वेजेस है, इसके अंदर 4 पुराने जो लॉज हैं, वो 4 लॉज, पुराने 4 लॉज इनके अंदर हैं। तो ये आपके लेबर कोड ऑन वेजेस हो गया। जो लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है, इसके अंदर 13 पुराने लॉज हैं। 13 पुराने लॉज को कंसोलिडेट करके ये एक लॉ बना दिया गया। उसके बाद 3 और लॉज हैं जिनको मिला के लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बना दिया गया। फोर्थ इज लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर पुराने कितने लॉज हैं, 9 लॉज। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे 29 बन जाते हैं, 4 + 13 + 3 + 9, ठीक है। तो ये देर आर टोटल 29 ओल्ड लॉज जिनको कंसोलिडेट करके 4 न्यू लॉज बना दिए गए। और ये 4 लॉज की हेडिंग है आपके, लेबर कोड ऑन वेजेस, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, और लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसको एक एक करके मैंने आपको वैसे भी पढ़ाना ही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या हिस्ट्री रही, क्या एवोल्यूशन रही हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, राइट फ्रॉम दी यू कुड से कि जो फर्स्ट वर्ड 1918 से पहले से लेके अभी 1947 के बाद तक की, अभी प्रेजेंट की। हमने 2020 की तो बात कर ली कि 2020 में ये जो लॉज हैं 29 सितंबर 2020 को 29 लॉज को कंसोलिडेट करके 4 लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आपका एवोल्यूशन हमने डिस्कस किया आज, पूरी हिस्ट्री एवोल्यूशन डिस्कस किया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। अब तब तक इसको रिवाइज करिए, जो पहले लेक्चर्स हैं उनको भी रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है, अप्रोचेस को, और ये जो हिस्ट्री है एवोल्यूशन है इसको भी अच्छे से रिवाइज करिए। आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।